तन्वी अपनी सहेलियों के साथ नागलोक के जंगलों में घूम रही थी और सभी एक साथ खेल रहे थे। अभी वो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन तभी वहाँ पर नागलोक का एक नाग जल्दी जल्दी रेंगता हुआ आता है और अपने अर्धनाग रूप में आकर वह तन्वी से कहता है, तन्वी, तुम यहाँ हो? जल्दी से भोलेनाथ के मंदिर चलो। तुम्हारी माँ वहाँ घायल अवस्था में है और तुम्हें उन्होंने याद किया है। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। उस नाग की बात सुनकर तन्वी सुध-बुध खोकर अपनी माँ के पास जाने के लिए वहाँ से भागते हुई शिव मंदिर जाती है। भागते भागते उसके पैरों में कांटे भी चुभ जाते हैं और इसकी वजह से उसके पाँव से खून बहने लगता है। जैसे ही वो मंदिर पहुँचती है, वहाँ पर देखती है कि बहुत भीड़ है, जहाँ सभी नाग नागिन खड़े थे और उसके चाचे और चाचा भी। तन्वी अपनी माँ को घायल देखकर वहाँ अपनी माँ से सवाल करती है। तभी तन्वी की माँ तन्वी की चाची का नाम लेते ही दम तोड़ देती है। ये देखकर नागिन तन्वी बहुत रोती है, जिसके बाद तन्वी की नागिन चाची एकदम से बोल पड़ती है, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया। हमारी नागिन भाभी तो आपकी सबसे बड़ी भक्त थी। आपने उन्हीं की इकलौती पुत्री को एक अनाथ बना दिया। तन्वी पुत्री, तुम चिंतित ना हो, हम है ना। भाभी नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हें अपनी पुत्री विशाखा की तरह प्रेम और सम्मान देंगे। यामिनी, तुम तन्वी को घर लेकर जाओ। भाभी जी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना है। तुम जाओ यहाँ से। माधव की बात सुनकर अब यामिनी तन्वी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और यहाँ पर माधव और नागलोक के सभी नाग मिलकर तन्वी की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अपनी माँ को खो देने के बाद अब तन्वी अक्सर अकेला महसूस किया करती। वहीं कहीं न कहीं तन्वी की चाची उसे नापसंद करती थी। एक शाम तन्वी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर। क्या हम अपनी सखियों के साथ कुछ देर बाहर हो आएं? नहीं, कहीं नहीं जाना है। चुपचाप भवन में ही रहो। आजकल बहुत बाहर आने जाने लगी हो तुम। अपनी चाची की बात सुनकर तन्वी भवन में ही बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। यूं ही अब पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अब तन्वी 20 वर्ष की हो चुकी थी। एक शाम माधव और यामिनी आपस में बात करते हैं और यामिनी से माधव कहता है, यामिनी, अब तन्वी पूरे 20 वर्ष की हो चुकी है। नागलोक के नियम के मुताबिक हमें तन्वी का विवाह करवा देना चाहिए। अगर आज हमारे ज्येष्ठ भ्राता या ज्येष्ठ भाभी जीवित होती तो वो अपनी इकलौती संतान का विवाह बड़े धूमधाम से करती, वो भी किसी उत्तम वर से। परंतु वो दोनों ये नहीं कर पाए। वो भोलेनाथ की शरण में हैं। हाँ, आपको तो बस आपकी भतीजी ही नजर आ रही है। आपकी पुत्री भी बड़ी हो चुकी है। उसके विवाह के बारे में तो कभी सोच लिया करो। वो सिर्फ मेरी ही पुत्री नहीं है ना। ये तुम क्या कह रही हो यामिनी? हमने कभी अपनी पुत्री और तन्वी में कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे लिए दोनों ही एक समान है। नहीं, आप अपनी पुत्री से ज्यादा अपने भ्राता की पुत्री को महत्व देते हैं। इतना कहकर अब यामिनी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद माधव तन्वी के पास आता है और उससे कहता है, तन्वी, हम यहाँ तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप करने आए हैं। क्या तुम हमें अपना तनिक समय दोगी? कहिए चाचा जी, क्या वार्तालाप करनी है आपको हमसे? हमारे पास तो आपके लिए समय ही समय है। पुत्री, अब तुम्हारी आयु पूरे 20 वर्ष की हो चुकी है। अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। हमारी नजर में एक बहुत ही अच्छा नाग है, जो कि हमारे नागलोक का सबसे सुंदर और विशाल नाग है। हमें खुशी हुई चाचा जी कि आप हमारे बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हम अभी शादी नहीं करना चाहते। आप क्या कहना चाहती है? हम समझ नहीं पा रहे बेटी। चाचा जी, जिस प्रकार हमारी माँ और पिताजी का जोड़ा घोर तपस्या करने के बाद शिवजी ने बनाया था, हमारा भी जोड़ा शिवजी ने कहीं ना कहीं तो बनाया ही होगा किसी के साथ। तो हम भी अपने जीवन साथी को घोर तपस्या करने के बाद ही प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो तुम्हें अभी तक बच्ची ही समझते थे, लेकिन तुम तो बड़ी हो चुकी हो। तुम जैसा चाहो वैसा ही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद चाचा जी, हम कल से ही शिवजी की पूजा करने उनके मंदिर जाएंगे। अगली सुबह तन्वी शिवजी के मंदिर पूजा करने के लिए जाती है और हाथों में उसके पूजा की थाली थी। पहले तो वो शिव की पूजा करती है और पूजा करने के बाद शिवजी की प्रतिमा से कहती है, हे भोलेनाथ, कहा जाता है कि आपकी आराधना करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। आज मैं आपकी आराधना कर अपना जीवन साथी पाना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए।
कि मैं अपनी इस घोर तपस्या को पूरा कर सकूं। इतना कहते ही अब तन्वी भोलेनाथ के सामने एक टांग पर खड़ी हो जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करती है, जिसके बाद उसे यूं ही पूरे 100 दिन हो जाते हैं और यूं ही भूखी प्यासी शिवजी की आराधना वो करती है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाने के बाद शिवजी की प्रतिमा से एक अलग सी रोशनी चमकती है, जिसके बाद शिवजी की प्रतिमा से एक आवाज आती है। तन्वी, तुमने सच्चे मन से पूरे 115 दिन मेरी आराधना की है और पूरे दिल से ये तपस्या की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे मेरे सच्चे जीवन साथी की तलाश है। जिस तरह से नागलोक में सभी नाग नागिनों के जोड़े आपने बनाए हैं, वैसे ही जिस नाग के साथ मेरा जोड़ा बनना है, आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। तुम्हें तुम्हारा जोड़ा समय आने पर मिल जाएगा। अभी तुम्हारे विवाह में कुछ समय बाकी है। जब तुम अपने होने वाले जीवन साथी के सामने जाओगी, तब तुम्हें मेरी बात ध्यान आएगी, तो तुम समझ जाना कि वही तुम्हारा जीवन साथी है। धन्यवाद भोलेनाथ। इतना कहकर तन्वी अब अपने नागिन रूप में भोलेनाथ के मंदिर से अपने भवन चली जाती है। भवन जाकर वो अपने चाचा जी को सारी बात बताती है, जिसके बाद माधव तन्वी से कहता है, बेटी, तुम्हें एक बार उस नाग से मिल लेना चाहिए जिसे हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। हमें लगता है वही तुम्हारा जीवन साथी है। उसके चेहरे पर एक अलग चमक है। उसके बोलने का अंदाज भी सबसे अनोखा है। देखने पर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। क्या पता ये भोलेनाथ का कोई संकेत हो कि हमारे जरिए वो तुम्हें जीवन साथी बनाना चाहते हो। ठीक है चाचा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। तन्वी और माधव की बात दूर खड़ी यामिनी सुन लेती है और ये सुनकर वो अपने मन में कहती है, इनकी आंखों पर अपनी भतीजी के प्रेम का पर्दा पड़ गया है। इन्हें इस तन्वी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जिस नाग की ये बात कर रहे हैं, इस तन्वी से पहले हम उसे अपनी रूपा से मिलवा देंगे और उसका विवाह अपनी रूपा से करवाएंगे। ऐसा करके यामिनी अपने नागिन रूप में नाग शिवम से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जिससे कि माधव तन्वी का रिश्ता करवाने जा रहा था। यामिनी शिवम से मिलकर उसे अपनी बेटी रूपा के बारे में बताती है। शिवम से वो रूपा की शादी करने के लिए कहती है, लेकिन शिवम अभी शादी से मना कर देता है और यामिनी अपने इरादों में नाकामयाब हो जाती है। अगले दिन माधव तन्वी के साथ शिवम से मिलने के लिए जाता है और शिवम को तन्वी के बारे में बताता है। तन्वी को देखकर वो अचंभित रह जाता है। वहीं तन्वी को भी शिवम से मिलकर शिवजी की बात याद आती है, जो उन्होंने तन्वी के जीवन साथी के बारे में कही थी। तन्वी समझ जाती है कि शिवम ही उसका जीवन साथी है। एक और जहां शिवम शादी के लिए मना कर रहा था, वहीं तन्वी को देखकर वो शादी के लिए हाँ करता है और माधव शिवम से कहता है, नाग शिवम, क्या आपको हमारी पुत्री तन्वी पसंद है? जी, वैसे तो हमारा अभी विवाह करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तन्वी को देखकर हमारे मन से आवाज आई कि यही है वो जीवन साथी जिसकी हमें तलाश थी। तन्वी बेटी, क्या आपको शिवम पसंद है अपने जीवन साथी के रूप में? स्वीकार करोगी आप उसे? चाचा जी, जिनके लिए हमने शिवजी के मंदिर में घोर तपस्या की थी, उस बात का एहसास हमें इन्हें देखकर हो गया है। यानी कि आप दोनों भी इस विवाह के लिए तैयार हैं, तो हम भी आपके शुभ विवाह की तिथि निकलवाते हैं और आप दोनों का जल्द से जल्द विवाह करवाते हैं। दोनों ही माधव की बात सुनकर शर्मा जाते हैं। जब ये बात यामिनी को पता चलती है कि शिवम ने तन्वी से शादी के लिए हामी भर दी है, तो वो इस बात से बहुत नाराज होती है और शादी से कुछ दिन पहले ही वो तन्वी से कहती है, तन्वी बेटी, हमारे नागलोक में ये रिवाज है कि विवाह से पहले नागिन की माँ उसे शिवजी के मंदिर पूजा कराने लेकर जाती है। लेकिन अफसोस, भाभी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारी चाची और मुंह बोली माँ होने के रिश्ते से हम तुम्हें शिवजी के मंदिर ले चलेंगे। ठीक है चाची जी, हम आपके साथ चलेंगे। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी वजह से खुश हैं। इतना कहकर अब तन्वी को यामिनी अपने साथ शिव मंदिर लेकर जाती है, लेकिन वो उसे दूसरे रास्ते से मंदिर की ओर ले जा रही थी। तभी तन्वी यामिनी से कहती है, चाची जी, ये कौन सा रास्ता है? शिव मंदिर जाने का ये रास्ता तो हमने कभी नहीं देखा। यह मार्ग सब नाग नागिनों को नहीं पता है। शिव मंदिर जाने का यह रास्ता सिर्फ मुझे और तुम्हारी माँ को ही पता था। यहाँ से हम दोनों अक्सर शिव मंदिर जाया करते थे। अच्छा, लेकिन माँ ने तो मुझे कभी नहीं बताया इस मार्ग के बारे में। तन्वी इतना बोलती ही है कि तभी वहाँ यामिनी रुक जाती है, जो कि उसे रोक कर उससे कहती है, मैं तुझे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। शिवम से शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की होगी, तेरी नहीं।
ये आप क्या कह रही हैं चाची जी? शिवम का जोड़ा मेरे साथ बना है। भोलेनाथ ने खुद हम दोनों को मिलवाया है। झूठ है ये सब। शिवम की शादी मेरी बेटी से होगी और तो और मैं तेरी जान ले लूंगी। इतना कहकर यामिनी तन्वी पर वार करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर अचानक माधव आता है और यामिनी से तन्वी को बचाने के चक्कर में उसे धक्का दे देता है। जंगल के पास वाली पहाड़ी से गिरकर यामिनी की मौत हो जाती है और माधव तन्वी से कहता है, इसे अपने कर्मों की सजा मिल गई है बेटी, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर माधव तन्वी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी गोद ली हुई नागिन बेटी की शादी करवा देता है।